পুনৰ সকলোকে নমস্কাৰ দি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক আমাৰ এই টেট পৰীক্ষাৰ এইবাৰৰ যিটো টেট অসমৰ টেট পৰীক্ষা আহিছে, হিন্দীৰ সিলেবাস দিয়া হৈছে। হিন্দীৰ সিলেবাস এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এয়া সিলেবাসৰ এইটো এটা অংশ। এই যিটো অংশ মানে আমাৰ হিন্দী যিটো সাহিত্য আছে, হিন্দী সাহিত্যৰ যিবোৰ লিখক যিবোৰ ৰাইটাৰ আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে ইয়াত আমাৰ সিলেবাসত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। আমি আজি এই সন্নিৱিষ্ট কৰা যিসকল সাহিত্যিক এওঁলোকৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে বা এওঁলোকৰ জীৱনীৰ বিষয়ে অকমান आहक आलोचना करो। चलते हैं, अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमें जानना है हिंदी में, जैसे हम देखेंगे हिंदी साहित्य को देखेंगे तो दो अलग अलग विधाओं में काटा है या बांटा है। हिंदी साहित्य को दो अलग अलग विधाओं में बांटा। पहला है भक्तिकाल, जो भक्तिकालीन साहित्य है, उस साहित्य के ये जो जितने भी है राइटर, उस समय के इनको हम कवि बोल सकते हैं। उस समय ये गद्य लिखने का चलन नहीं था, उस समय सिर्फ पद्य लिखा जाता था। तो पद्य के ये उस समय के धरोहर बोल सकते हैं। भक्तिकालीन समय का जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक स्थिति थी, ठीक है। उसके बाद जो साहित्य भारतेंदु युग से जो साहित्य नया प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग से जो हम अगर आप हिंदी साहित्य को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो भारतेंदु युग से हमारा आधुनिक काल प्रारंभ होता है, आधुनिक साहित्य प्रारंभ होता है। भारतेंदु ने भी विभिन्न प्रकार की ऐसे कविताएं रचनाएं की हैं, लेकिन उन्होंने इस विधा से हटके, भक्ति काल से हटके एक अलग प्रकार की व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया था हिंदी साहित्य में। और आधुनिक काल में ये सारे कवि या लेखक के नाम हम गिन सकते हैं, गिने चुने, जो इस बार हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। और भक्ति काल में ये भक्ति काल के देखिए कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। फिर आधुनिक काल में अगर हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद यानी हम सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई और हरिओत जी का। इन सभी के बारे में इस बार हम चर्चा करेंगे। इसको पूरा सुंदर प्रकार से डिटेल्स में देखने के लिए आइए चलते हैं हमारे अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर, ठीक है। आइए जाने कबीरदास को, कबीरदास के बारे में। कबीरदास के बारे में जानकारी इस प्रकार से हम लेंगे। सर्वप्रथम कबीरदास की जन्म के बारे में हमें याद करना है। कबीरदास की जन्म देखेंगे 1398 से 1518 तक कबीरदास की जीवनी इस प्रकार से हमारे सामने ये रही। जन्म और मृत्यु। फिर कबीरदास की जितनी भी रचनाएं हैं ये बीजक नाम के ग्रंथ पर सन्निविष्ट किया गया है। आपको याद रखना है बीजक। बीजक किसकी रचना? कबीरदास के लिखन में विभिन्न प्रकार के मत है। कोई पंचमेली खरीबोड़ी बोलते हैं, कोई सुदक्कड़ी बोलते हैं, कोई बानी डिक्टेटर ब्रज भाषा, इस प्रकार से अनेक अवधि में बोला जाता है। अनेक बातों को यहाँ पर उनके लिखन के बारे में लिखा गया है। कबीर की जीवनी को हमने बहुत छोटे रूप में यहाँ आपके सामने रखा है। 120 वर्ष की उन्होंने आयु पाई थी। रामनंद उनके गुरु थे और वो साक्षी के रूप में, मतलब साखी लिखते थे, साक्ष्य के रूप में आप अच्छे से देखिएगा। आइए तुलसीदास के बारे में कुछ जानें। हम सभी को पता है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। तो रामचरितमानस को किस प्रकार से लिखा, पहले जानते हैं तुलसीदास के विषय में। आइए देखें। तो हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। उनकी जन्म और मृत्यु 1532 में उनकी जन्म हुई थी और 1623 में उनकी मृत्यु। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली, दीक्षा गुरु और देखिए शिक्षा गुरु में अंतर है। और उनके जो विभिन्न मत हैं उनके बारे में
ये सारे यहाँ आपके सामने रखे गए हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, सुंदर प्रकार से आप पॉज करके देखिएगा। और जो उनके रामचरितमानस उन्होंने लिखी है उसको 7 कांड में विभक्त किया गया है। क्या क्या है देखिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। मतलब इन सभी में अलग अलग प्रकार से भाग करके आप सभी के सामने मैंने बातों को रखा है। इन बातों को आप अच्छे से देखिए। और बहुत सारी बातों को यहाँ नीचे लिखा गया है। बहुत ज़्यादा लंबा ना करने के कारण मैं थोड़ा छोटा करके आपके समक्ष बातों को इस प्रकार से रख रहा हूँ, देखिएगा सभी को। और यहाँ नीचे सारी बातों को रखा गया है, आप अच्छे से देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक जिसको कहा जाता है। आइए उनके बारे में समझते हैं, आइए उनके बारे में जानें। सबसे पहले उनकी जन्म के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उनकी जन्म 9 सितंबर 1850 को हुई। उसके बाद काशी उनका जन्म स्थान है। मृत्यु 6 फरवरी 1885। और आज आगे नीचे हम देखते हैं उन्होंने सिर्फ 35 वर्ष की आयु पाई थी। इसको याद रखना है, 35 वर्ष की उन्होंने आयु पाई। और उनका नाम यही हरिश्चंद्र ही है। उपाधि उनको भारतेंदु, ये उपाधि उनको दिया गया है, हमें थोड़ा याद रखना होगा। ये उपाधि जो मिला है उनको भारतेंदु के नाम से उपाधि दिया गया है, इसको हमें याद रखना है। आगे अगर उनके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो जैसे प्रमुख उनके व्यवसाय में पत्रकारिता ही रही। फिर उन्होंने संपादन जिसको किया है वो मैंने आपके समक्ष रखा है। इन सारे बातों को आप ध्यानपूर्वक मनन कीजिएगा, तब हरिश्चंद्र के बारे में आप सुंदर प्रकार से जितना आपको जानकारी चाहिए उतना आप ले सकते हैं। और सुंदर प्रकार से बातों को मैंने आपके समक्ष रखा है। ये पूरे चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। और जितने बातें यहाँ पर मैंने आपके लिए रखा है उतना उनके जीवन के लिए काफ़ी दिखता है। आइए जाने महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा पुरुष लेखकों के बीच छाप छोड़ने वाली एक महिला साहित्यकार थी। आइए उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। महादेवी वर्मा की जन्म देखिए, जन्म यहाँ पर लिखा है उनका पूरा नाम, फिर जन्म 1907, मृत्यु 1987। इसको हमें याद रखना है। जन्म स्थान और जन्म और मृत्यु में कितना अंतर, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनकी जन्म है। फिर ये जो हमारे सामने अभी दिख रहा है, ये सामने अभी आ रही है, इनको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। उनकी मुख्य रचनाएं देखिए, काव्य निहार, रश्मि, नीरजा से लेकर दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सारे। फिर इनको एक मैंने ट्रिक दिया है नीचे, इनको आप एक ट्रिक से समझने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक ट्रिक दिया है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेहा रानी शादी सप्त, इस प्रकार से यहाँ पर एक ट्रिक मैंने आप सभी के सामने रखा। और आगे बहुत सारी जानकारी हम आपके समक्ष साझा कर रहे हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा। ये कब आए, किस समय से निकले, ठीक है। आप इन सारे बातों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये स्क्रॉल डाउन करके मैं ऊपर ले रहा हूँ, आप इसको थोड़ा पॉज करते हुए भी देख सकते हैं। और यहाँ एक जानकारी आप सभी के सामने मैंने सुंदर प्रकार से रखा है। इनकी कुल रचना की संख्या आपके सामने मैंने रख दी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ, इसलिए ये प्रकृति के बीचों पले। आइए, इसलिए इनको प्रकृति पुजारी कवि भी कहा जाता है। इनके बारे में जानें, आइए इनके बारे में देखते हैं। सुंदर प्रकार से मैंने आपको रखा है, बारे में देखते हैं। पहले जन्म,
ये हमारे सामने इस प्रकार से उनका जीवन काल आ रहा है। जीवन काल और देखिए 20 मई 1919 में उनका पूरा जन्म है। 28 से लेकर पूरा यहाँ पर मैंने पहाड़ों को दिखाया आपके सामने है। सुंदर प्रकार से पहाड़ों के बीचों बीच पले बड़े, ये देखिए पहाड़ों के बीच पले बड़े, इसलिए प्रकृति के पुजारी शायद बने ये। और इनका गांव भी आपके समक्ष मैंने रखा और इनकी जो प्रकृति प्रेमिता में बने हुए इनकी कविताएं हैं, इस प्रकार से छायावाद के प्रतीक है। उनके बारे में विभिन्न प्रकार की बातों को आपके समक्ष रखा गया है और उनके जितने भी रचनाएं हैं उनको यहाँ नीचे आपके समक्ष हमने इस प्रकार से रखा है, आप देख सकते हैं। छायावाद के जानकार थे। उनकी प्रथम रचना क्या थी? उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये देखिए आपके समक्ष कला और बूढ़ा चांद, इस लेखन के ऊपर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये जितने भी जानकारी, आइए देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हिंदी साहित्य के प्रमुख धरोहरों में से एक, विभिन्न प्रकार के सम्मान से सम्मानित हजारी प्रसाद द्विवेदी को आइए देखें उनकी जीवन के बारे में। हजारी प्रसाद की जन्म देखिए, जन्म यहाँ आपके समक्ष इस प्रकार से मैंने दिखाए हैं। 19 अगस्त 1907। उसके बाद उनकी मृत्यु कैसी यहाँ पर दिखाया 19 मई 1979। कर्मभूमि उनकी वाराणसी, देखिएगा कर्मभूमि वाराणसी। उसके बाद कर्म क्षेत्र, किस किस क्षेत्रों में? निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, संपादक, विभिन्न प्रकार के रूपों में हम उनको जान सकते हैं। जैसे निबंधकार हैं, उपन्यास है, आलोचक हैं, संपादक भी रहे हैं और अध्यापक भी रहे हैं। अपने जीवन में शिक्षक भी बने थे। और उनको क्या क्या उपाधि से नवाजा गया देखिए। पद्म भूषण 1957 में, फिर टैगोर सम्मान, विभिन्न प्रकार के सम्मान से वो नवाजे गए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में उन्होंने विभिन्न, ये देखिए उनके विभिन्न प्रकार के जितने भी, मैंने स्क्रॉल डाउन करते हुए आपके सामने ये बातों को रखा है। और बहुत सारे ऐसे उनकी रचनाएं हैं, उनको आप यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये एक एक करके मैंने आपके समक्ष रखा है, इनको आप अच्छे से देखिए। इनमें से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके बहुत सारे लेखन हैं। उनके निबंध, क्या क्या निबंध हैं ये देखिए। उनके निबंध अशोक के फूल से, विभिन्न प्रकार के निबंध उनके हैं यहाँ पर। फिर विचार प्रवाह से लेकर निबंध संग्रह जितने भी हैं, ये निबंध संग्रह उनके यहाँ इस प्रकार से हमारे सामने दिया गया है। और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने हाथ आजमाया है। देखिए यहाँ उपन्यास को मैंने आपके समक्ष रखा है, ये उपन्यास। और उपन्यास में उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख से लेकर इत्यादि बहुत सारे, आप यहाँ ध्यानपूर्वक इनको देखिएगा और एक कॉपी में आप नोट करके रखिए। और बहुत सारे ऐसा उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह हम इस प्रकार से उनके जीवन को समाप्त। आइए देखें बाबू गुलाब राय के बारे में। ये देखें हिंदी साहित्य के दूसरे एक धरोहर बाबू गुलाब राय के बारे में, जो कि बिहार के इटावा में जन्मे थे। उनके बारे में मैं इस प्रकार से आपके समक्ष बातों को रख रहा हूँ। देखिए बाबू गुलाब राय के बारे में। 17 जनवरी 1888 को इटावा में जन्मे। उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी। LLB DLED उन्होंने किया। आगरा विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि भी उन्हें मिली थी। उसके उपरांत ये जितने भी अभी मैं सर्कल करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ बातों को, इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर आगे 3 अप्रैल 1963 को उनका निधन हो गया था आगरा में।
ये आगरा के बारे में यहाँ पर दिखा है। फिर अभी उनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं ये देखिएगा। प्रकार, प्रभाकर, जीव, पशु ठौआ, क्लब से लेकर इत्यादि विभिन्न उनके निबंध। फिर आलोचनात्मक रचनाएं, नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध, इतिहास हिंदी, नाट्य विमर्श, आलोचना, विभिन्न चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। फिर दर्शन संबंधी बातों को भी उन्होंने लिखा है, देखिएगा यहाँ। और बाल साहित्य में भी उन्होंने अपने हाथ को आजमाए हैं। ये बाल साहित्य आपके समक्ष मैंने दिखाया है। बाल साहित्य मतलब छोटे छोटे बच्चों के बारे में लिखा। फिर उन्होंने संपादन भी किया है, साहित्य हरिश्चंद्र, भाषा भूषण इत्यादि में उन्होंने। फिर जो सम्मान है, उनको क्या क्या सम्मान मिले, साहित्यकार, संसद, विभिन्न प्रकार के सम्मान उन्हें मिले। इस प्रकार से आइए देखें जयशंकर प्रसाद के बारे में। ये देखें कवियों के कवि, महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद की जीवनी, की संक्षिप्त जीवनी इस प्रकार से है। अब देखिए, उनका पूरा नाम आज महाकवि जयशंकर प्रसाद कहकर ही बोल सकते हैं हम। ये आपके सामने जन्म 30 जनवरी 1889 अंग्रेजी में हुई। फिर जन्मभूमि वही वाराणसी। फिर आगे उनके जो कार्यक्षेत्र हैं, उपन्यासकार, नाटकार, कवि, कहानीकार, विभिन्न रूपों में उनको हम जान सकते हैं। इसके उपरांत उनके मुख्य रचनाएं क्या क्या हैं, अभी मैंने आप सभी के समक्ष इस प्रकार से रखा है। ये देखिए, उनकी ये मुख्य रचनाएं हैं। मुख्य रचनाओं में चित्रधार, कामयानी, विभिन्न बातों को यहाँ पर उन्होंने लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। फिर कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध, विभिन्न बातें उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न चीज़ों पर हाथ आजमाया है। भाषा के रूप में वो हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि का प्रयोग करते थे। मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे उनकी जीवनी आपको दिखा रहा हूँ। ये सुंदर प्रकार से आप देखिए और मनन कीजिए, ठीक है। आइए जाने माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। आइए जाने माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पूरी जानकारी। उनके बारे में हम इस प्रकार से बता सकते हैं। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 अंग्रेजी में हुई। ये आपके समक्ष इस प्रकार से मैं दिखा सकता हूँ। उनका जन्म स्थान होशंगाबाद जिला था। उनका उपनाम एक दिया गया है, आप सभी के लिए इस प्रकार से लग सकते हैं हम, एक भारतीय आत्मा के नाम से, और ददा नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। 1963 में उन्होंने अपना पद्म भूषण जो पुरस्कार था वो लौटा दिया था। वो 1967 में लौटा दिया था, जो 63 में उन्हें मिला था। और उनके काव्य जो संग्रह है, उनके काव्य संग्रह को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, संस्मरण, युवाचरण इत्यादि विभिन्न प्रकार के उन्होंने काव्य संग्रह लिखे हैं। गद्य साहित्य में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया था। ये देखिए गद्य साहित्य भी उन्होंने बहुत सारे गद्य साहित्य पर अपने हाथ आजमाए हैं। यहाँ से प्रश्न आपको आ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इनको भी आप देखिएगा। नाटक में भी उन्होंने अपने हाथ आजमाए हैं। क्या क्या नाटक उन्होंने लिखे हैं, इन नाटकों को भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये देखिए, पूरा नाटक मैंने आपको इस प्रकार से दिखाया है। सुंदर प्रकार से नाटक उनकी संग्रह इस प्रकार से है। इतना आप जानिए तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। धन्यवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के एक प्रमुख धरोहर। आइए उनके बारे में जानते हैं। त्रिपाठी निराला के जन्म के बारे में देखेंगे। उनका मूल जन्म अगर ध्यानपूर्वक हम देखते हैं तो हम उनका जन्म पाते हैं बंगाल में। बंगाल में उनकी जन्म हुई।
लेकिन बंगाली साहित्य में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। उनकी साहित्य में रुचि थी हिंदी की। और उनकी ये देखिए, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ यहाँ एक जगह पर उनके मैंने आपके लिए रखे हैं। उनके पिता, उनका जो नाम था, सब कुछ। निराला उनका एक दिया गया उपाधि था, निराले थे इसलिए। उनके प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है, आप देखिएगा। अनामिका से लेकर कौन से साल में ये बने, नए पत्ते, फिर सरोज स्मृति इत्यादि से लेकर राम की शक्ति पूजा तक। और आगे देखेंगे हम उनकी अनामिका एवं गीत कुंज रचनाओं को दो विभिन्न प्रकार की 2 जगह से 3 जगह से इनको प्रकाशित किया गया है। और मैंने जितना हो सके कम जगह पर बहुत कम समय में आपको उनकी जानकारी देने के लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठा किए हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए और इनमें से ही प्रश्न आएंगे, आप अच्छे से इनको मनन कीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये हम देखें महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ प्रमुख रचनाएं व उनकी जीवन गाथा। जन्म स्थान देखते हैं, ग्राम दौलतपुर, रायबरेली उनका जन्म स्थान। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से दिखती है। प्रमुख उनकी जो रचनाएं हैं ये देखिए, गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने अपने हाथ आजमाए। मौलिक रचनाएं अगर देखेंगे, कान्यकुब्ज से लेकर और अन्य बहुत सारी ऐसी अनुदित रचनाएं उनकी हैं। अनुदित रचनाएं यहाँ हम नीचे देख पा रहे हैं। आपके समक्ष मैं बातों को इस प्रकार से रख रहा हूँ, एक एक करके देखिए। यहाँ पर ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और प्रसिद्ध जो लेख हैं यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए मैंने आपको दिखाए हैं। निबंध देखिए, यहाँ पर एक चित्र के द्वारा, हाँ ये सारे निबंध आप देखिए। कवि और कविता, कवि प्रतिभा, कवि कर्तव्य, साहित्य की महत्व, लोभ, मेघदूत आदि उनके निबंध हैं। फिर अनुदित गद्य, अनुदित पद्य, बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। और मैंने स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा स्पीड में आपको दिखाया। द्विवेदी की बहुत सारी रचनाएं हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आइए जानने की प्रयास करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था 1884 को। आपके समक्ष हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं उनकी जन्म। ये देख, मृत्यु हमारे सामने इस प्रकार से है 1884 में। भारत और वसंत उनकी मुख्य रचनाएं हैं, आप देखिएगा। कविता आनंद कदम्बिनी में इस प्रकार से लिखा भी है उन्होंने। फिर बहुत सारे उनकी व्यवहारिक आलोचना ग्रंथ भी हैं, आपके समक्ष हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी, महाकवि सूरदास आदि उनकी सारी ये रचनाएं हैं। और यहाँ जो डेट दिया गया है, इन डेट को भी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। निबंध में देखिए, यहाँ आगे निबंध उन्होंने लिखा है चिंतामणि भाग 1, फिर चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, आगे हम देखते जाएंगे। इन सभी के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर प्रकार से, आजकल जिस प्रकार से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मूवी में या फिल्मों में आते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने निबंध को भी रचना किया था। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 चिंतामणि के। और उनके डेट भी अलग अलग देखिए आप। भाग 4 2004 में निकल कर सामने आ रहा है। इस प्रकार से आपके समक्ष हम बता सकते हैं। और साहित्य के विभिन्न क्षेत्र में उन्होंने अपने देश को, हमारे भारत भूमि को
मदद किया। ये देखिए भाग 3, भाग 4, चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि भाग 4 को 2004 में ही मैंने पहले आप के समक्ष बातों को रखा है। ये जितने भी उनकी रचनाएं हैं उनको थोड़ा आप देखिए और आप एक कॉपी में छोटा करके लिखिए ज़रूर। फिर भारतेंदु के बारे में उन्होंने जानकारी, ऐसे बहुत सारी जानकारी जाने व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई के बारे में। हरिशंकर परसाई अपने ही विधा के एक विद्वान लेखक माने जाएंगे। व्यंग्यात्मक रूप से समस्या, जो सामाजिक समस्या हैं, उनको बहुत व्यंग लेख के द्वारा उन्होंने हमारे सामने बातों को बहुत ध्यानपूर्वक रखा है। आइए उनकी जन्म को समझते हैं। नाम हरिशंकर परसाई, 22 अगस्त 1992 में उनका जन्म है। जन्म और मृत्यु आप देखिए इस प्रकार से एक रेखा के द्वारा मैंने आपके समक्ष रखने की प्रयास की है। और ये सारी देखिए उनका कर्म क्षेत्र जो है, कर्म है क्षेत्रलेख और व्यंग्याकार, मूल बात। और यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने व्यंग्यात्मक लेखन लिखे हैं। तब की बात और थी, बेईमानी की परत, भोला राम का जीव। ये जो भोला राम का जीव हमारे सामने दिख रहा है, आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। और समाज में विद्यमान जो आज के दिन हम बोलते हैं ना करप्शन, उस करप्शन के ऊपर बहुत ज़ोरदार तमाचा उन्होंने ये भोलानाथ के जीवन से रख लिया है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे विकलांग श्रद्धा का दौरा, फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ें उन्होंने लिखे हैं जो व्यंग्यात्मक रूप से। फिर उनको क्या क्या पुरस्कार मिले, उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेकर शिक्षा सन्मान, शरद जोशी सम्मान, बहुत सारे ऐसे सम्मान उनको प्राप्त हुए। इतने सारे सम्मान उनको प्राप्त हुए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इनसे प्रश्न बनकर आते हैं। और भाषा, हिंदी विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा करते हुए एमए पास किया। विभिन्न उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, साथ साथ व्यंग्यात्मक लेख और एक सुंदर लेखक माने जाएंगे अपनी विधा के। आशा करता हूँ जिस विषय को मैंने आप सभी के सामने सुंदर प्रकार से रखा है, आप सभी ने समझा होगा। अगर आपने अच्छे से समझा है और आपको लगता है कि ये वीडियो हम अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, धन्यवाद।